हेलो एंड वेलकम टू वाइज प्रिप। एई जेई एसएससी 2025 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। उसका नाम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का। ओके, इसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। इसका बहुत ही सेंट्रल पोजीशन है इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में। ओके, तो ये जो पार्लियामेंट टॉपिक है ये पार्ट 5 में आर्टिकल 79 से 122 तक, आर्टिकल नंबर 122 तक इसका डिटेल में वर्णन है। ओके, इसको हम जो हमारा ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसको हम वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बोलते हैं। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा इसको वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आप इसको नोट कर लीजिए। वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो वेस्टमिंस्टर है ये एक्चुअली बेसिकली ब्रिटेन में एक जगह का नाम है। ओके, अब चूंकि हमने ब्रिटिश लिगेसी हमारी बहुत ज्यादा है, हमने उनसे उन्होंने हम पे कॉलोनियल टाइम में हमारे ऊपर रूल किया है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कुछ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड है। इसलिए उस लिगेसी के चलते हम इसको वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बोलते हैं। सोचिए, एक ब्रिटेन की एक जगह जहां पे उनका पार्लियामेंट स्थित है, उस जगह के नाम पे जो गवर्नमेंट का नाम रखा गया है उससे हमारा इंडियन पार्लियामेंट को भी डिस्क्राइब करने में यूज किया जाता है। ओके, सो पार्लियामेंट जो है ये बेसिकली क्या कंप्रोमाइज करता है उसके बारे में आपको बता रहे हैं हम। पार्लियामेंट का 3 इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। फ्रेंड्स, कई बार लोग एग्जाम में गलती करते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, लोगों को ये लगता है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है। वो लोग केवल राज्यसभा एंड लोकसभा आंसर टिक करके आते हैं, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट बहुत हद तक इसका इंटीग्रल पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो भी लॉज बनते हैं उसका फाइनल एसेंट कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है। बिना प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट में भी कोई एक भी लॉ नहीं बन सकता। तो चूंकि इनके पास लेजिस्लेशन का पावर है, इसके वजह से प्रेसिडेंट इसका पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट है। इसका एक दूसरा रीजन और भी है कि पार्लियामेंट का जब कभी सेशंस होते हैं तो उसका सेशन को सम्मन करना, प्रोरोग करना, डिजॉल्व करना, उसमें प्रेसिडेंट का रोल होता है। तो 2 कारण हमने बताया कि प्रेसिडेंट इसके क्यों पार्ट है, पार्लियामेंट के क्यों पार्ट है। दूसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा को और दूसरे दूसरे नामों से जाना जाता है जो कि डायरेक्टली सीधे क्वेश्चन नामों को लेकर भी पूछा जा चुका है। जैसे कि इसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि राज्यसभा में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको बोलते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स। हाउस ऑफ एल्डर्स। और तीसरा इसका नाम है सेकेंडरी चेंबर। सेकेंडरी चेंबर। फ्रेंड्स, इसको 3 नाम से मैंने बताया, आपको ये 4 नाम बल्कि याद रखना है। कभी अगर राज्यसभा का वर्णन हो या काउंसिल ऑफ स्टेट हो या हाउस ऑफ एल्डर्स हो या सेकेंडरी चेंबर, ये सब चीजें एक ही चीज को डिनोट कर रही हैं। ओके, ये एक ही हाउस का वर्णन बता रही हैं। ओके, अब हम लोकसभा को देखते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। हाउस ऑफ पीपल। इसको पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। पॉपुलर हाउस। पॉपुलर हाउस। एंड तीसरा, ये चूंकि ये सेकेंडरी चैम्बर है तो ये क्या हो गया? प्राइमरी चैम्बर।
अब इसको फ्रेंड्स, इसको लोकसभा को प्राइमरी चैम्बर इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति। जब कभी भी कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन जो भी रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट आता है वो केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। सो गवर्नमेंट अगर एग्जिस्ट कर रही है, अगर उसका दायित्व कहां पे बनता है, उसको अकाउंटेबिलिटी कहां पे इंश्योर की जाती है, वो लोकसभा में इंश्योर की जाती है। ओके, अब आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़ा सा यूके और यूएसए का जो वहां का पार्लियामेंट है उससे थोड़ा सा हम आपको रूबरू करवाएंगे कि उससे कितनी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, क्योंकि यूएसए पूरे दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और ब्रिटेन से हमने बहुत कुछ कॉपी किया है, इसलिए उन दोनों का चेंबर्स पार्लियामेंट उन सबका नाम जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। ओके, सो हम फ्रेंड्स बात करें इंडिया, यूएसए एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम। ओके, फ्रेंड्स हमने दो हाउस का जिक्र किया, एक राज्यसभा बोला हमने, राज्यसभा, इसके हमने दो तीन अलग नाम बताए, हाउस ऑफ एल्डर्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड सेकेंडरी चेंबर। और दूसरा हमने बताया लोकसभा। लोकसभा का क्या नाम बताया हमने, हाउस ऑफ पीपल, प्राइमरी चेंबर एंड पॉपुलर हाउस। सो फ्रेंड्स, जो यूएसए में इसके समकक्ष है राज्यसभा का, उसको हम बोलते हैं सीनेट, सीनेट। ओके, और यूके में जो राज्यसभा का समकक्ष हाउस है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, देन लोकसभा का समकक्ष जो यूएसए में हाउस है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड जो यूके में है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। ओके फ्रेंड्स, सो ये कभी कभी यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांस है कि सीनेट, सीनेट क्या है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूएसए का एक हाउस है। ओके, अच्छा एक चीज और मैं आपको यहां पे बता दूं कि जो चीज हम पार्लियामेंट बोलते हैं यूएसए में उस चीज को कांग्रेस बोला जाता है। ओके, कांग्रेस, कांग्रेस हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन यूएसए में पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो हमने कभी भी अगर आपको हो वेस्ट मिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वेस्ट मिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है। ये क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये हमने यूके से लिया है, बोरोड किया है, यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हमने लिया है, यूके में वो जगह का नाम है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग राज्यसभा को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑलराइट, राज्यसभा, तो सबसे पहले कि राज्यसभा एग्जिस्टेंस में कब आया। ओके, तो ये एग्जिस्टेंस में आया 1952, 1952 में, 1952 में राज्यसभा एग्जिस्टेंस में आया। ओके फ्रेंड्स, देन मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की है 250 मेंबर्स, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ
250 मेंबर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ओके, अब आउट ऑफ 250, 238 मेंबर्स, 238 members are elected by state and union territories। आप नोट कीजिए, आउट ऑफ 250 मेंबर्स, 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। एंड हु इलेक्ट्स देम, ये पॉइंट बिल्कुल डायरेक्टली सीधे यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको ये इंपेसाइज कर रहा हूं, केवल इलेक्टेड मेंबर ही इनको इलेक्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। ओके, तो आप इस चीज को दिमाग में रखना कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं केवल वही इनको इलेक्ट करते हैं। कौन इलेक्ट करता है? बाय इलेक्टेड मेंबर्स। ऑल मेंबर्स आएगा गलत, नॉमिनेटेड मेंबर्स नो, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। ओके फ्रेंड्स, ऑल राइट। अब बचे कितना? 12 मेंबर्स। 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। इनको नॉमिनेट कौन करता है फ्रेंड्स? इनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। किसके द्वारा नॉमिनेट होते हैं? प्रेसिडेंट। सो बाप के मन में ख्याल भी आता होगा कि क्या कोई क्राइटेरिया है इनके नॉमिनेशन का? क्या कोई क्राइटेरिया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए कुछ लोग हैं जो जिनको स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल एक्सपीरियंस है। किस फील्ड में? चार चार उस क्राइटेरिया दी हुई है, चार फील्ड का वर्णन है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, वो क्या है? आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस। फ्रेंड्स, ये जो कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जिनका स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है, किस क्षेत्र में? आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल साइंस में। इन्हीं में से लोगों को, जो लोग इस चार विषयों में स्पेशल नॉलेज रखते हैं, उन्हीं लोगों में से प्रेसिडेंट 12 लोगों को चुनते हैं, नॉमिनेट करते हैं। कहां के लिए? राज्यसभा के लिए। अब ये चारों वर्ड्स जो हैं, ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इन चारों वर्ड्स को दिमाग में रखना है। आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, जिस फैक्ट्स को मैं बार बार रिवाइज भी करूंगा, जिससे चीजें आपके दिमाग में बैठती जाएं। अब वो फैक्ट्स तो देखिए कुछ आपको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। जो समझने वाली बात है उसको तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही, लेकिन फैक्ट्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि जो इनका जो इलेक्शन होता है, जो स्टेट्स और यूटीज 238 मेंबर्स को यहां पे भेजती हैं। ओके, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमने बताया 238। तो इनका इलेक्शन किस बेसिस पे होता है? उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल ऑफ वोट। ओके, अच्छा उसके पहले एक और चीज, कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो हमने आपको बताया कितनी है? 250। बट प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? अभी की जो स्ट्रेंथ है प्रेजेंट, वो है 245। तो आप इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन कर रखी है वो 250 है, लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो 245 है। प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, प्रेजेंट स्ट्रेंथ। अच्छा, मैं यहाँ पे राज्यसभा लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं इसी के बारे में आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। राज्यसभा। ओके, तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कितना है? 245। ओके, देखिए अब हमने आपको बताया कि इनका जो इलेक्शन होता है कौन करता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरीज, यूटीज। ओके, तो अब इनका होता किस बेसिस पे है? उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल
रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सो फ्रेंड, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और ये किस बेसिस पे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इनका इलेक्शन होता है। किसका? राज्यसभा मेंबर्स का। कौन करता है? इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं। ओके, आपको इसको दिमाग में रखना है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे जो वोटिंग होती है ये ओपन बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है। अब जो सिंगल ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इस सेम चीज एप्लीकेबल होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन वहां पे सीक्रेट वोटिंग कराई जाती है। बट यहाँ पे कैसी वोटिंग होती है? ओपन वोटिंग होती है। ओके, ओपन बैलेट होता है यहाँ पे। मतलब कि कोई एक मेंबर अगर वोट देने गया, किसी जिस भी राज्यसभा मेंबर को वोट करेगा वो सबको विजिबल होगा, वो बता सकता है कि उसने वोट किसको किया। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग राज्यसभा, कि यहाँ पे एसटी एससी का कोई रिजर्वेशन नहीं होता। ओके, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। जब लोकसभा का डिस्कशन करेंगे तो वहां पे इस चीज पे डिस्कशन होगा कि कैसे रिजर्वेशन आया और वो कितने साल के लिए उसकी वैलिडिटी होती है, उसको कैसे एक्सटेंड किया जा रहा है। बट इन इन राज्यसभा देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एसटी एंड एससी कैटेगरीज। प्लीज नोट दिस, एसटी एंड एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। कहां पे? राज्यसभा में। फॉर एसटी एससी कैटेगरीज नो रिजर्वेशन। फ्रेंड्स, हम आगे पढ़ेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर में, लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो वहां पे एसटी एससी का रिजर्वेशन होता है, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा में एसटी एससी का कोई रिजर्वेशन नहीं होता। इस फैक्ट्स को आपको दिमाग में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो राज्यसभा जो है ये, इसको हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम फेडरल चेंबर भी बोलते हैं। ओके, फेडरल चेंबर। फेडरल चेंबर इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किसका होता है? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए हम इसको फेडरल चेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ही बोलते हैं। ठीक है। देन अगर इसका हम टर्म्स की बात करें, टर्म्स टर्म्स ऑफ मेंबर्स, फ्रेंड, तो फ्रेंड्स, कोई राज्यसभा का मेंबर होता है वो कितने साल के लिए बनता है? 6 इयर्स। ओके, 6 इयर्स। एंड 1/3 मेंबर रिटायर इन एवरी 2 इयर्स। ओके, ये टर्म्स ऑफ मेंबर कितना होता है? 6 साल के लिए। आप इसको दिमाग में रखना, कंफ्यूज मत होना। अगले आगे जब पढ़ेंगे लोकसभा के लिए तो उनका कितना होता है? 5 साल के लिए। तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ मेंबर्स कितना है? 6 साल। और 1/3 मेंबर्स, 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। रिटायर इन एवरी 2 इयर्स। एवरी 2 इयर्स 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? इलेक्शन होता है। इलेक्शन कैसे होता है? इनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा होता है। कौन इनको इलेक्ट करता है? ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। केवल इलेक्टेड मेंबर ही इनको इलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है। अब इनका हम जान लें कि इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है। जो राज्यसभा के मेंबर आते हैं उनका कुछ तो क्वालिफिकेशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन कि वो लोग सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। और मिनिमम एज कितनी होना चाहिए राज्यसभा मेंबर बनने के लिए? मिनिमम एज जो है वो 30 इयर्स है। ओके, तो क्वालिफिकेशन क्या है इनका? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। राज्यसभा का अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए।
और आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स। एज कितनी चाहिए? मिनिमम 30 ईयर्स। 30 ईयर्स मिनिमम, 30 साल या उससे ज्यादा। मिनिमम उम्र कितनी चाहिए? 30 ईयर्स। ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। ठीक है। अब ये राज्यसभा एक एक फेडरल चेंबर जो है पार्लियामेंट का एक इंपॉर्टेंट हाउस है। अब इस हाउस का एक चेयरमैन होता है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, स्मूथ तरीके से हाउस को रन करने के लिए एक चेयरमैन होता है। कौन चेयरमैन है? वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इस चीज को आपको नोट करना है। ओके। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ओके। एक्स ऑफिशियो का मतलब कि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिक वो इसके चेयरमैन बन जाते हैं। ओके। तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? फ्रेंड्स, इसका राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, हाउस ऑफ बिल्डर्स भी बोलते हैं, और सेकेंडरी हाउस भी बोलते हैं। मैं आपको इसलिए बार बार रिवाइज कर रहा हूं जिससे चीजें आपके दिमाग में बैठती जाए। ओके। तो क्या बता रहा था मैं आपको? वाइस प्रेसिडेंट, इसको मैं शॉर्ट में वीपी लिख रहा हूं। वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके। अब सोचिए कि अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट कहीं फॉरेन टूर में चले गए, या वो बीमार हैं, या किसी वजह से उनकी अनुपस्थिति में किसी को तो हाउस रन करना होगा, और वो पोजीशन क्रिएट की गई है जिसको बोलते हैं डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। डिप्टी चेयरपर्सन। वाइस प्रेसिडेंट क्या हुए? चेयरमैन या चेयरपर्सन। अब डिप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा के, उनको सिंपल मेजोरिटी के द्वारा राज्यसभा के मेंबर उनको नियुक्त करते हैं। ओके। अब जो राज्यसभा में अगर प्रेजेंट स्ट्रेंथ हमने आपको बताया था 245 है, जिसमें 233 इलेक्टेड एंड 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके। तो वो जो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों हैं, वो लोग एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे। डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन का काम क्या होता है? अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में हाउस को स्मूथली रन करना। ओके। राज्यसभा को स्मूथली रन करना। डिप्टी चेयरमैन कैसे इलेक्ट होते हैं? ये हाउस के द्वारा सिंपल मेजोरिटी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। कैसे? सिंपल मेजोरिटी। ओके फ्रेंड। अब सपोज आप समझो कि वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है। अब अगर इनको हटाना हो पोजीशन से, मान लो कुछ ऐसा काम करते हैं ये कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको वो पसंद नहीं आते, उनको वो हटाना चाहते हैं, तो उनको हटाने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। ओके। अगर इनको हटाना होगा, अभी हमने बात किया सिंपल मेजोरिटी की, अब आपको मैं बता रहा हूं इस शब्द पे आप गौर करना, इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा ही जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई हो, ओके, वहां हमेशा ये याद रखना कि इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा ही उनको हटाया जाता है। अब आप पूछेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है? तो इफेक्टिव मेजोरिटी वो होता है कि उस समय जो टोटल स्ट्रेंथ होती है हाउस की, उसका 50%+1। ओके। तो ये शब्द आप नोट कीजिएगा, इफेक्टिव मेजोरिटी। आगे हम डिटेल में आपको इसको बता देंगे कि रिवाइज करवाते हुए कि सिंपल मेजोरिटी क्या है, स्पेशल मेजोरिटी क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है। ओके। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिए, इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा ही डिप्टी चेयरमैन एंड एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो है वाइस प्रेसिडेंट, उनको हटाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स। तो हमने अभी तक क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि इस हाउस की स्ट्रेंथ कितनी होती है, इनका टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है। ओके। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कुछ राज्यसभा के पास स्पेशल पावर्स हैं। ओके। जो कि लोकसभा के पास भी नहीं है, वो स्पेशल पावर्स क्या हैं। और फ्रेंड्स, यहां से भी एकदम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके।
सो अभी हम उन चीजों का जिक्र करेंगे, क्या वो कौन सी स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा के पास, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। फ्रेंड्स, पूरे पार्लियामेंट में ये जो स्पेशल पावर है वो किसके पास है, राज्यसभा के पास। पॉइंट नंबर 1, तीन स्पेशल पावर्स हैं। पहला, जिसका जिक्र आर्टिकल आर्टिकल 67 बी में किया गया है। फ्रेंड्स, अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, हमने आपको जिक्र किया था कौन सी मेजोरिटी चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसका जो रिजोल्यूशन है वो केवल कहां पे लाया जा सकता है, केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। ओके, इसका वर्णन कहां पे किया गया है, आर्टिकल 67 बी। ओके, अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो वो कहां पे उसका जिक्र किया गया है, आर्टिकल 67 बी। ओके, रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट can be introduced in Rajya Sabha only, can be introduced in can be introduced in Rajya Sabha only. ओके फ्रेंड्स, अगर अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, उनकी पोजीशन से हटाना है, तो उसका रिजोल्यूशन केवल कहां लाया जा सकता है, राज्यसभा में। ओके, राज्यसभा अगर उसको इफेक्टिव मेजोरिटी से पास कर देता है देन वो कहां पे जाएगी, लोकसभा में। उसका वर्णन कहां पे है, आर्टिकल 67 बी। ओके, आर्टिकल 67 बी ये क्या है, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और उनको हटाने का पावर भी, स्पेशल पावर किसको दिया गया है, राज्यसभा को दिया गया है। उनको हटाने का जो रिजोल्यूशन है पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, वहां से इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होने के बाद वो लोकसभा में जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा स्पेशल पावर का, जिसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 249। ओके फ्रेंड्स, अभी हमको ये कुछ दो तीन आर्टिकल्स हैं जो कि हमको दिमाग में रखने पड़ेंगे। ओके, तो ज्यादा नहीं है, तो आप बस दो तीन बार आप रिवाइज करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट, तो वो आर्टिकल 249 क्या कहता है, सी जो सेवंथ शेड्यूल है, सेवन शेड्यूल तीन लिस्ट का जिक्र करता है। ओके, मैं इसको शॉर्ट में यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। सेवन शेड्यूल, ओके, सेवन शेड्यूल में क्या है, वो लिस्ट का वर्णन है जिसमें जिसमें ये दिया हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आता है, कौन सा यूनियन लिस्ट में आता है, और कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों लॉज बना सकते हैं। ओके, तो जो पावर स्टेट के पास है यहां पे, जिस सब्जेक्ट को में केवल स्टेट स्टेट कानून बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, उस सब्जेक्ट्स पे अगर कानून बनाना है पार्लियामेंट को, ओके, तो पार्लियामेंट को ऑथराइज कौन करेगा, वो ऑथराइज करेगा राज्यसभा। आर्टिकल 249 बताता है कि राज्यसभा
पार्लियामेंट को अनुमति दे सकता है स्टेट सब्जेक्ट्स पे रूल बनाने की। ओके, स्टेट सब्जेक्ट्स पे रूल बनाने की अनुमति कौन देगा? राज्यसभा देगा। कहां मेंशन है? आर्टिकल 249। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, उसके लिए कहां पे वर्णन है? आर्टिकल 249, स्पेशल पावर राज्यसभा के पास, मतलब दे कैन मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स। ओके फ्रेंड्स, अब सपोज कोई सब्जेक्ट है जो कि स्टेट सब्जेक्ट्स में मेंशन्ड है, ओके, उस पे कानून बनाना है नेशनल इंटरेस्ट में। कुछ ऐसी सिचुएशन से राइज हो गई कि हमको नेशनल इंटरेस्ट में कानून बनाना है, ठीक है, तो कौन ऑथराइज करेगा? राज्यसभा करेगा। राज्यसभा क्यों करेगा? कि राज्यसभा फेडरल चेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। फेडरल चेंबर मींस जहां पे स्टेट्स एंड यूटी का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब उसने ऑथराइज कर दिया और सपोज पार्लियामेंट ने कानून बना दिया। इसको आप नोट करना कि ये जो कानून बनेंगे आर्टिकल 249 के अंतर्गत, ये कानून की वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 1 साल की होती है। वैलिडिटी ऑफ दीज लॉज मेड ऑन स्टेट सब्जेक्ट इज ऑफ ओनली 1 ईयर। यहाँ पे क्वेश्चन बना के कंफ्यूज कर सकता है, 1 साल या हमेशा के लिए। याद रखना, हमेशा के लिए इस सब्जेक्ट पे जो बनेगा कानून सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा। वैलिडिटी कितना होगी? 1 साल के लिए। सपोज कोई स्टेट सब्जेक्ट पे कानून बन गया, स्टेट सब्जेक्ट पे कानून बन गया और उस अंडर आर्टिकल 249 उसकी वैलिडिटी होगी ओनली 1 ईयर। कितनी वैलिडिटी होगी? केवल एक और केवल 1 साल। ओके, ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं तीसरा स्पेशल पावर कौन सा दिया हुआ है राज्यसभा को। ओके, जिसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 फ्रेंड्स किसके बारे में है? ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज, आप इसको फुल फॉर्म लिख लेना, ऑल इंडिया सर्विसेज। ओके फ्रेंड्स, आर्टिकल 312 किसके बारे में बात करता है? ऑल इंडिया सर्विसेज। ओके, अभी तक 3 सर्विसेज हैं जिनको ऑल इंडिया सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स? आईएएस, आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। जस्ट वेट। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, क्या ये तीनों सर्विसेज स्टार्टिंग से ऑल इंडिया सर्विसेज है? नहीं। आर्टिकल 312 का उपयोग करके 1966 में, 1966 में, कब? 1966 आर्टिकल 312 का यूज करके इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को 1966 में ऑल इंडिया सर्विसेज बनाया गया। ओके फ्रेंड्स, आर्टिकल 312 को यूज करके इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को 1966 में क्या बनाया गया? ऑल इंडिया सर्विसेज। अभी कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं? 3 है, आईएएस, आईपीएस, आईएफ एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब सपोज आईआरएस की बात करें, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को, अगर गवर्नमेंट को नीड आ जाती है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि नहीं आईआरएस ऑल इंडिया सर्विसेज होना चाहिए, उस केस में क्या होगा? मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, ठीक है। मान लो एग्जम्पशन है हमारा कि इंडियन आईआरएस को हमको या इंडियन फॉरेन सर्विसेज को अगर हमको उसको ऑल इंडिया सर्विस बनाना है तो उसके लिए अंडर आर्टिकल 312 पहले कौन अप्रूव करेगा? राज्यसभा करेगा। राज्यसभा के करने के बाद फिर वो लोकसभा में जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने राज्यसभा के बारे में कुछ बातें की। राज्यसभा का क्या क्या नाम बताया? काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ एल्डर्स एंड सेकेंडरी चेंबर। ओके, ठीक है। देन हमने इसके स्ट्रेंथ की बात की कि कितने स्ट्रेंथ होते हैं, मैक्सिमम 250 है, अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ 245 है। देन इसमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। ओके, और ये कौन नॉमिनेट करता है? इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। किन कौन लोग होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है? वो दो पर्सन विथ हैविंग स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस। आप ये 4 चीजों को याद रखेंगे। ओके, ठीक है। तो अब हम जो है अब आगे डिस्कस करते हैं
लोकसभा के बारे में। अच्छा, हमने फिर स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा बात की, जिनमें 3 स्पेशल पावर का जिक्र किया गया है कि अंडर आर्टिकल 67 बी में क्या बोला गया है कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए रिजोल्यूशन सबसे पहले कहां आएगा, कहां लाया जाएगा, राज्यसभा में। और कैसे, किस मेजोरिटी के थ्रू, इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू उनको रिमूव करने के बाद फिर वो लोकसभा में ट्रांसमिट होगा। दूसरा, अंडर आर्टिकल 249, अगर कोई स्टेट सब्जेक्ट पे लॉज बनाना है तो वो कहां पे इंट्रोड्यूस होगा, वो राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस होगा। और अगर कोई ऐसा कानून बनता है स्टेट सब्जेक्ट पे, कोई अगर ऐसा कानून पार्लियामेंट ने बनाया ऑन स्टेट सब्जेक्ट, उसकी वैलिडिटी कितना होगी, 1 साल होगी, केवल वैलिडिटी 1 साल होगी उसकी। ठीक है। अंडर आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज का जिक्र है कि अगर किसी ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करना है तो वो कहां पे सबसे पहले क्रिएट किया जाएगा, राज्यसभा में। ये 3 राज्यसभा की स्पेशल पावर्स है। ओके। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा। ओके। लोकसभा को पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। ओके। हाउस ऑफ पीपल, पॉपुलर हाउस और प्राइमरी चैम्बर, इसको 3 नाम से जाना जाता है। ओके। सो अभी इसके स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इसमें 2 चीजें हैं। प्रायर टू 2020, 2020 के पहले से बात करता हूं, तो इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ था, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना था, 552, 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ, 552। इसमें से 530 मेंबर्स और इलेक्टेड बाय स्टेट, इलेक्टेड बाय स्टेट, इलेक्टेड बाय स्टेट्स, 530 members are elected by states, 20 members were elected by UTs, UT means Union Territories, 20 members were elected by UTs, and 2 members were nominated by President from Anglo-Indian community, 2 person nominated by President, nomination होता था Anglo-Indian, Anglo-Indian, एंग्लो इंडियन से 2 पर्सन को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते थे। टोटल कितना हुआ, 552। ओके। ये सिचुएशन थी 2020 के पहले। ओके। 2020 में क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, वो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको बोल रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। 104, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 104 आया। इसने क्या किया, इसने जो एंग्लो इंडियंस का जो 2 लोग नॉमिनेट किए जा सकते थे, इनको रिमूव कर दिया। क्या किया, रिमूव्ड इट, इस क्लॉज को खत्म कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 104, 104वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2020 में, इसने 2 एंग्लो इंडियन जिसको नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको इसने हटा दिया। अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी बची, अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी बची हाउस की, इस अमेंडमेंट के पारित हो जाने के बाद 104वां अमेंडमेंट हटा दिया। अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी बची, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी बची अभी, 550। ओके फ्रेंड्स, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 550। ठीक है। क्यों हुई, क्योंकि हमने जो अब एंग्लो इंडियंस, इन लोकसभा में कोई भी एंग्लो इंडियंस अब नॉमिनेट नहीं होता। 2020 के बाद इस प्रावधान को पार्लियामेंट ने खत्म कर दिया। ओके। ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 550। ओके। अभी देखें एक्चुअल स्ट्रेंथ कितना है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें, प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो 543।
ओके 543। अभी इलेक्शन हुए, अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए जस्ट एक महीना पहले, इसका इसी मंथ इनफैक्ट इसका रिजल्ट आया। अगर जो मेजोरिटी लाने के लिए कितना चाहिए हमको, इसका 50% डिवाइडेड बाई 2+1, ये हमारा हो जाता है सिंपल मेजोरिटी। ओके, वही पार्टी या जो पार्टियों का दल है, गठबंधन है, जो 543 डिवाइडेड बाई 2+1 जो ये लाएगा वही सरकार बना लेगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो टोटल प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना है, 543। ओके, अब अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर हम लोकसभा मेंबर्स की क्वालिफिकेशन की बात करें, तो पहला क्या है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन होने चाहिए। क्या कोई फॉरेनर यहाँ का एमपी बन सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, इधर लोकसभा राज्यसभा? नो, कोई फॉरेनर एमपी नहीं बन सकता। ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। ओके, उसको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 25 ईयर्स। 25 ईयर्स, ये कौन सी एज है, मिनिमम। मिनिमम, मिनिमम एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर। 25 या उससे ज्यादा उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स या उससे ज्यादा। हमने राज्यसभा में कितनी उम्र डिस्कस की थी, 30 ईयर्स। राज्यसभा में कितनी थी, 30 ईयर्स, 30 ईयर्स। ओके, अब लोकसभा में कितनी चाहिए हमको, मिनिमम 25 साल। ओके फ्रेंड्स, टर्म्स कितना होता है, इनका टर्म्स कितना होता है, ये होते हैं 5 साल, 5 ईयर्स। ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ओके, ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। ओके, इनका इलेक्शन होता है, इनका क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और कौन इलेक्ट करता है, जो भी लोग, जो भी लोग 18 ईयर्स या उससे ज्यादा के हैं, 18 ईयर्स एंड एबव, जो भी लोग हैं इंडियन सिटीजन, ओनली दे कैन इलेक्ट, दे कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, दे कैन कास्ट देयर वोट्स। ओके, इनको इलेक्शन कैसा होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये जो 543 है, ये डिफरेंट टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड होती हैं। किसमें, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज में, उसको मैं आगे बता रहा हूं आपको। और 18 साल या उससे ज्यादा के उम्र के लोग, मिनिमम एज कितनी है, 18 साल। ओके, उससे ज्यादा के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट करना, ये जो 18 साल है, क्या ये जब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ तब से लोगों को तब से इस ये एज क्राइटेरिया चली आ रही है? क्या 18 साल के लोग स्टार्टिंग से ही वोट देने के लिए एलिजिबल थे? जी नहीं, पहले ये उम्र हुआ करती थी 21 साल। कितना, 21 साल। 21 साल से 21 ईयर्स को 18 साल घटा दिया गया। कब घटाया, थ्रू 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61वां अमेंडमेंट, ये आया था 1988 में। आप इसको नोट कर लेना, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं इसका, कि 18 साल या उससे अधिक के लोग ही अभी वोट दे सकते हैं, लेकिन ऐसा स्टार्टिंग में नहीं था। जिस समय हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ देश की आजादी के बाद, तब केवल 21 साल या उससे ज्यादा के लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। ओके, 21 साल या उससे ज्यादा की उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार था, लेकिन इसको 18 साल रिड्यूस कर दिया गया। किसके द्वारा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में आया, जहां पे इस एज को घटा दिया गया। ओके फ्रेंड्स, आप इसको नोट करना। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स, ये जो होता है, ये अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, कि जैसे दिल्ली है। ओके, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, एग्जांपल है दिल्ली। ठीक है,
दिल्ली में 7 सीटें हैं टोटल। कितनी सीट हैं लोकसभा की? लोकसभा की 7 सीट। ओके, तो इसमें से अगर हम दिल्ली को देखें तो जो 7 सीट हैं वो डिवाइडेड हैं, क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, तो ये जो हमारा पूरा देश है, ये पूरा देश एक्चुअली टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। ओके, एक्चुअली होता क्या है, सेंसस होता है, जनगणना होती है, जनगणना के बेसिस पे हर राज्य को लोकसभा की सीट दी गई थी। ठीक है, जनगणना के बेसिस पे जो सेंसस हुआ उसके हिसाब से सीटें आवंटित की गई। जैसे कि उत्तर प्रदेश में टोटल सीट कितनी है, यूपी में, अगर यूपी में हम बात करें तो टोटल 80 सीट है, 80 सीट। दिल्ली में कितना है, 7 सीट, 7 सीट। ओके, तो हमने पहले 540 सीट्स को अक्रॉस ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हमने डिवाइड कर दिया। ओके, टोटल सीट्स को। अब क्या हुआ, हमने यूपी को तो अलॉट कर दिया सपोज, या दिल्ली को 7 सीट अलॉट कर दिया। लेकिन आप समझना कि अगर ये ये दिल्ली का मैप है, ठीक है, एक्चुअल दिल्ली ऐसा नहीं है, बट मैंने एग्जांपल को समझाने के लिए किया कि अब हम इसको 7 भाग में बांटना है। वो जो 7 भाग हम बांटेंगे उसको हम बोलेंगे टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज। ठीक है, हर एक टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी से एक एमपी इलेक्ट किया जाएगा। ओके, ठीक है, तो अब ये किस बेसिस पे हो, इसका डिसीजन कैसे लिया जाए, तो इसको हमको 7 भाग में, 7 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है कि हर पार्ट में लगभग सेम पॉपुलेशन हो। समझ गए? अगर यहां पे सपोज एक 1 लाख लोग एक इस कंस्टिट्यूंसी में है एलिजिबल वोटर, तो लगभग 1 लाख के आसपास इधर भी होना चाहिए। यहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ के इस कंस्टिट्यूंसी में 2 लाख है और इसमें केवल 1 लाख हो, और यहाँ पे 3 लाख हो, यहाँ पे 4 हो, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए इन द पॉपुलेशन अक्रॉस ऑल टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी। इस तरीके से हमने दिल्ली को 7 दे दिया, लेकिन उसको भी कैसे बांटा जाएगा कि जिससे पॉपुलेशन यूनिफॉर्म रहे। हर कंस्टिट्यूंसी में, हर टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ओके, अक्रॉस द स्टेट। लेकिन माय फ्रेंड्स, अलग अलग जगह पे वेरी कर सकता है। ओके, लेकिन जैसे हम यूपी की बात करें तो यूपी में 80 टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज हैं। ठीक है, 80 टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज में यह इंश्योर किया जाता है, कौन इंश्योर करता है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, मैं आगे मेंशन करूंगा, कि लगभग सेम पॉपुलेशन उसको रिप्रेजेंट करे। ओके, तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने प्रोविजन किया है कुछ एक्ट के थ्रू कि हर इलेक्शन कमीशन, हर सेंसस के बाद 10 साल में जनगणना होती है, उसके बाद जो लोकसभा की सीट है उनको रीएडजस्टमेंट करना है। ओके, मतलब नंबर ऑफ सीट्स, टोटल टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी जो है, नंबर ऑफ, उसको एडजस्ट करना है। एंड एंड विद इन सपोज कि मान लो अभी सेंसस के हिसाब से दिल्ली की सीट 7 से बढ़ा के 10 कर दी गई। ठीक है, हमने 7 से बढ़ा के 10 कर दिया। अब वो 10 की भी रीअलाइनमेंट करनी है अक्रॉस द स्टेट। दो चीजें हैं, एक तो नंबर ऑफ सीट को एडजस्टमेंट करना है, दूसरा टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज को भी एडजस्ट करना है। ओके फ्रेंड, तो इसके लिए फ्रेंड्स, इस एडजस्टमेंट के लिए बनाया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। ओके, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट की पास पावर होती है, इसके अंतर्गत पावर दी जाती है। अब सेंसस ये किसका डेटा लेगा, जो लास्ट सेंसस हुआ है उसके डेटा के हिसाब से ये नंबर ऑफ सीट्स का एडजस्टमेंट करेगा लोकसभा की, और टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज का भी एडजस्टमेंट करेगा क्रॉस द स्टेट। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं कि 1976 में फ्रेंड्स क्या हो रहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स लिए जा रहे थे। ओके, तो पहले ये था कि जिस राज्य के पास जितनी पॉपुलेशन उसको उतनी सीट मिलेगी। बिल्कुल नहीं, ये नेचुरल जस्टिस का बात है। ठीक है, जहां पे ज्यादा जनसंख्या वहां पे ज्यादा सीट। आज भी देखो आप, यूपी में ज्यादा जनसंख्या, यूपी में ज्यादा सीट, तमिलनाडु में कम जनसंख्या, वहां पे रिलेटिवली कम सीट है, महाराष्ट्र में भी कम है कंपेयर टू यूपी। ओके, तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से सीट का
आवंटन किया गया। लेकिन आप सोचो कि अगर ये फ्रीडम रहती कि पॉपुलेशन के हिसाब से होता, तो क्या कोई स्टेट, कोई भी राज्य पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स लगाते? नहीं लगाते, क्योंकि वो अगर वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने जाएंगे तो उस स्टेट की सीट्स लोकसभा में कम हो जाएंगी। ठीक है, तो हर राज्य, कोई भी राज्य इस बात के लिए मोटिवेट ही नहीं होता कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने जाए। ठीक है, क्योंकि वो सब लोग चाहते हैं कि उनके राज्य का अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेशन हो, कहां पे? पार्लियामेंट में, लोकसभा में। ओके, अपने राज्य का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए चक्कर में इसके पॉपुलेशन मेजर्स नहीं लेते। तो उसके लिए क्या किया गया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसके थ्रू क्या बोला गया कि जो भी सीट्स हैं वो 2000 तक फ्रीज कर दी जाएंगी। मतलब सोचो कि जितनी सीट्स थी टोटल, कब? 1976 में जितनी सीट थी, ओके, उन सीट्स को 2000 तक फ्रीज कर दिया गया। ओके, मतलब समझना, अगर मान लो फ्रीज नहीं होता तो क्या होता? 1981 में जनगणना हुआ, उसके बाद फिर से सीट का एडजस्टमेंट होता, 1991 में हुआ, फिर एडजस्टमेंट होता। तो इन्होंने क्या किया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में पारित किया और इसको 2000 तक फ्रीज कर दिया गया कि अब 2000 तक ना तो कोई भी सीट बढ़ने वाली नहीं है। ओके, मतलब वो सीट्स को फिक्स कर दिया गया, जिस राज्य को जितना एलोकेटेड है वो उसी के हिसाब से रहेंगी। ओके, इसके बाद एक और होता है। अब ये 2000 तक था, बाद में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001, 2001। ओके, इसने इसको बढ़ा के फ्रेंड्स 2026 तक फ्रीज कर दिया। कब तक? 2026 तक। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स कि अभी भी सीट हमारी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा इज फ्रोजन टिल नाउ। अब तक कब? 2026 तक। अभी देखो जनगणना हुआ नहीं, अब हो सकता है कि गवर्नमेंट इस 2026 को बाद में ये करे। और उसके लिए क्या करेगी? अभी 2021 का जनगणना तो हुआ नहीं, उसमें कोविड आ गया, सेंसस हुआ नहीं। अब जब भी होगा तो नेक्स्ट जनगणना के हिसाब से इसको किया जाएगा। ओके, लेकिन आपको इस चीज को दिमाग में रखना है कि 2026 तक नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा इज फ्रोजन। ओके, अभी ये सब सीट्स को उसने रीच कर दिया है। ओके, अब कुछ चेंजेस आएंगे तो 2026 में। किसके थ्रू किया था? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल। इसको आप, ठीक है, इसको आप नहीं याद कर सकते तो कुछ ये जरूरी नहीं ज्यादा फैक्ट, बट आप 2026 तक याद रखिए, इसको फ्रीज कर दिया गया है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। फ्रेंड, तो अब हम देखते हैं कि हमने, हाँ, ये लोकसभा में हमने क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब चीजें डिस्कस कर लिया। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में भी हमने जाना कि वो किस तरह से काम कर रहा है। ओके, ठीक है, हमने रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट भी डिस्कस किया और ये भी बताया कि एसटी एससी का यहाँ पे रिजर्वेशन होता है लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में नहीं होता। एसटी एससी का रिजर्वेशन होने का कारण फ्रेंड्स, क्योंकि ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, ये वीक कम्युनिटी है। ठीक है, इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। ओके, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया। ओके, ठीक फ्रेंड, अब आगे हमें कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन करते हैं, जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ओके, एमपी, disqualifications of members of parliament। ओके, disqualifications of member of parliament। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ओके, किस किस कंडीशन पे कोई एमपी जो कि इलेक्टेड है या नॉमिनेटेड है, ओके, किस किस कंडीशन पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके, इसका जिक्र कहां पे किया गया है? आर्टिकल 102। कहां पे जिक्र है फ्रेंड्स इसका? आर्टिकल 102 पे जिक्र है। क्या क्या ग्राउंड्स हैं वो इसमें आर्टिकल 102 में कुछ ग्राउंड्स का मेंशन है जिसके आधार पे इनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, ग्राउंड ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये ग्राउंड्स याद रखना, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आर्टिकल 102 ना पूछे। ठीक है,
एडवांस एग्जाम में, यूपीएससी में तो ये भी पूछने का चांस है पूरा, स्टेट पीसीएस में पूछ लेगा, लेकिन एई और जेई के एग्जाम में हो सकता है ये आर्टिकल 102 ना पूछे, ठीक है, बट ये ग्राउंड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। पहला ग्राउंड है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। फ्रेंड्स, कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्रिएट की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ओके, जिनको बाई कानून ये बोला जाएगा कि इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करने पे, इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करने पे ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। जिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को क्रिएट करके बाय लॉ वो बता दिया जाएगा पहले से कि ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे एमपीज, अदरवाइज उसके अलावा जितनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ये होल्ड करेंगे अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंतर्गत ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ओके। पहला इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या बताया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैं जो कि हैं, गवर्नमेंट ने बाई लॉ बनाया और उस लॉ में उसने लिख दिया कि इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करने पे ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ऑलरेडी उसने लॉ बना के उसमें मेंशन कर दिया। लेकिन जिसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, अगर ऐसी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर उसको ये होल्ड करते हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कहां, अंडर जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, जिसके बारे में पहले से डिटेल दिया नहीं है, मेंशन नहीं है लॉ में, उसको होल्ड करने पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, एमपी क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ओके। दूसरा पॉइंट फ्रेंड, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड। अगर कोई कोर्ट, अगर कोई एनी कोर्ट, कोर्ट ऑफ लॉ अगर बोल देता है कि कोई एमपी अनसाउंड माइंड का है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, अनसाउंड माइंड का होगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तीसरा, अनडिस्चार्ज्ड, तीसरा ग्राउंड फ्रेंड्स डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो कि आर्टिकल 102 में मेंशन है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी, ओके। अगर ऐसा कोई इंसॉल्वेंसी का केस है जो कि अनडिस्चार्ज है, उसने कर्ज लेके डिफॉल्ट कर गया है, ठीक है, तो वो इस केस में डिस्क्वालीफाई कर जाएगा, ओके फ्रेंड्स। ये एक क्राइटेरिया है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी। चौथा पॉइंट फ्रेंड्स, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप या तो ओके फ्रेंड, या तो सिटीजनशिप उसने लॉस कर दिया हो, या तो उसने वॉलंटरी गिव अप कर दिया हो, ओके। अगर उस या तो उसकी सिटीजनशिप लॉस हो गई हो किसी कारणवश, या तो वॉलंटरी गिव अप कर दिया हो, इन दोनों केस में उस वो एमपी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ओके। सिटीजनशिप जाने के बाद एमपी क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ओके। सिटीजनशिप जाने के बाद एमपी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये ए बी सी डी, ओके। अब मैं एक पांचवा ग्राउंड लिख रहा हूं, यहाँ पे ए बी सी डी ई, ओके, ऑप्शन ई, ठीक है। ए बी सी डी हमने चार पहले डिस्कस कर लिया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने पे, अनसाउंड माइंड होने पे, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी होने पे, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी होने पे, चौथा सिटीजनशिप लॉस होने पे, ओके। या तो लॉस कर दिया तो वॉलंटरी गिव अप कर दिया। पांचवा पॉइंट, बाय लॉ, अगर कोई लॉ है उसके अंतर्गत, जैसे कि 52nd अमेंडमेंट 1985, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट यहां से क्वेश्चन भी आ सकता है। इसने कौन सा ये इंट्रोड्यूस किया, 10th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 10th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन में, किसने, 52nd अमेंडमेंट 1985 ने, ओके। ये लॉ क्या था, ये लॉ है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, माय फ्रेंड्स नोट करना, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ शायद आप जानते होंगे, या मैं इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं आपको, कि सपोज एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है, कोई
एक पार्लियामेंटेरियन है जो कि एक्स पार्टी से बिलोंग करता है, सपोज कोई है एक्स पर्सन जो कि बीजेपी से बिलोंग करता है, वो अपनी पार्टी स्विच करके वो चला गया कांग्रेस में, या कोई कांग्रेस का जो कि बीजेपी में आ गया, या कोई तृणमूल का कांग्रेस में चला गया, ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ वो डिफेक्ट कर गया, उसके अंतर्गत उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो देखो, या तो ये कंडीशन हो, या तो पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे। ये एक तरीके का लॉ है, ओके, एक तरीके का एक लॉ बनाया। कौन सा लॉ का क्या नाम है? एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, इस लॉ को कब कैसे बनाया? 52nd अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 52nd 1985, जिसमें प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया और एक लॉ बनाया एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से एक और लॉ की चूंकि बात हो रही है, तो एक लॉ के बारे में और थोड़ा सा मैं बता देता हूं। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपीए 1951, ये भी एक एक्ट है। ओके, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951, अगर इसमें कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस, चुनाव के समय, इलेक्शन के समय करप्ट प्रैक्टिस में इंडल्ज होता है और उसको बाद में पाया जाता है, तो करप्ट प्रैक्टिसेस के कारण भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ओके, करप्ट प्रैक्टिसेस के आधार पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो हमने ये 4-5 ग्राउंड पढ़े, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो डिफाइंड ना हो, अनसाउंड माइंड का हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी हो, सिटीजनशिप अगर उसने खो दी हो, या फिर कोई ऐसा पार्लियामेंट लॉ बनाता है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया मेंशन हो, इसके अंतर्गत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब कौन डिस्क्वालीफाई करेगा इसको? इसको डिस्क्वालीफाई करेगा प्रेसिडेंट। कौन करेगा फ्रेंड्स? प्रेसिडेंट, विथ कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, विथ कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विथ कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। ओके, तो कौन करेगा फ्रेंड्स? प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा फ्रेंड्स? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट करेगा। डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अगर इसके इसके अंतर्गत अगर कोई आ भी गया, अगर डिस्क्वालीफाई होने का अगर सारी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कौन डिस्क्वालीफाई करेगा फ्रेंड? प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट कैसे करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंसल्ट करके करेगा। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह लेकर के डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। क्राइटेरिया क्या होगी फ्रेंड्स? ये जो हमने मेंशन की, इन पांचों क्राइटेरिया के अंतर्गत कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करते हैं वेकेशन ऑफ सीट्स की। फ्रेंड्स, जो सीट्स का वेकेशन है, इसको जिक्र किया गया है आर्टिकल 101 में, आर्टिकल 101 में, आर्टिकल 101 में सीट्स जो वेकेट क्या कंडीशन है जिनके बेसिस पे वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। ओके, सो पहला कंडीशन है फ्रेंड्स, डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप, आप इस चीज को नोट करना। आप पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों की मेंबरशिप आप सेम टाइम पे नहीं ले सकते। अगर ऐसा हुआ तो आपको एक सीट को खाली करना पड़ेगा। ओके, डबल मेंबरशिप पार्लियामेंट में नहीं हो सकती, लोकसभा राज्यसभा की। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, पॉइंट नंबर 2, डबल मेंबरशिप में बताऊंगा आपको, कोई सपोज एमएलए है पहले से, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हो जाता है, पार्लियामेंट में चुन के आता है, देन उसको किसी एक सीट को छोड़ना पड़ेगा। ओके, या तो वो एमएलए की सीट छोड़ेगा या तो एमपी की सीट छोड़ेगा। जैसे अभी जो इलेक्शन हुआ है, इसके एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पे अखिलेश यादव पहले से मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर थे, यूपी में एक करहल सीट है। ओके, उसके बाद वो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए, अभी वो जीत के आए, अब वो अपनी जो एमएलए की सीट थी उसको वो छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप डबल मेंबरशिप, अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो इसको ये सीट छोड़नी पड़ सकती है, ऑलराइट। दूसरी बात कि सपोज आप किसी एक इलेक्शन में आप 2 सीट से जीत गए, ठीक है, जैसे कि अभी राहुल गांधी के केस में हुआ, राहुल गांधी जी 2 सीट से जीत जाते हैं, कौन सी, वायनाड से और रायबरेली से। अब उनको 2 सीट में से कोई एक सीट छोड़नी पड़ेगी, और जो सीट छोड़ी जाएगी वो सीट वैकेंट हो जाएगी। ओके, तो वैकेंसी की कैसे क्रिएट हो रही फ्रेंड्स, डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप कहां कहां की हुई वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, दूसरा पॉइंट, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, वो क्या हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो अंडर आर्टिकल 102, आर्टिकल 102, आर्टिकल 102 में हमने डिस्क्वालिफिकेशन की बात की, अगर इसके अंतर्गत कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तब भी सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। अगर अंडर आर्टिकल 102 में जो भी क्राइटेरिया मेंशन है, अगर उसके अंतर्गत कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है, कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो भी सीट वैकेंट हो जाएगी। ओके, आर्टिकल 102 में के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी अगर बिना बताए हुए, बिना सदन को, हाउस को इन्फॉर्म किए हुए, ओके, विदाउट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के परमिशन के 60 डेज, 60 डेज अगर वो गायब हो गया, ठीक है, कितना, 60 डेज, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट प्रायर परमिशन, विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन, without giving any information, विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन, अगर 60 दिन तक कोई एब्सेंट हो गया, आप 60 दिन तक विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन वो एब्सेंट हो जाता है, देन इस केस में वो सीट खाली मानी जाएगी। ओके, इस कंडीशन में सीट खाली मानी जाएगी। ओके, चौथा पॉइंट, कोई या फिर वैकेशन होने का कोई रीजन, जैसे कि कोई लॉ हो, लॉ के थ्रू भी किया जा सकता है, ठीक है, लॉ के थ्रू वो डिस्क्वालीफाई हो गया, जैसे कि हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बात किया 1951 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की बात है करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। अगर कोई एमपी इसके बारे में पकड़ा गया कि उसने करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की, उस केस में भी उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। ओके, तो ये अंडर आर्टिकल 101 मेंशन है वो क्राइटेरिया जिसके कारण सीट वैकेंट हो जाएगी। ओके, डबल मेंबरशिप है, ओके, आर्टिकल 102 के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई हो गया, या 60 डेज तक वो अब्सेंट हो जाता है बिना बताए हुए। ओके, या तो फिर कोई लॉ के अंतर्गत, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ओके, ये सब क्राइटेरियाज हैं जिसके आधार पे सीट यहाँ पे वैकेंट हो जाती। ओके फ्रेंड, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। ओके, लास्ट टॉपिक है प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ एमपीज। फ्रेंड्स, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने, कुछ इंडिविजुअल लेवल पे, कुछ कलेक्टिव लेवल पे एज ए हाउस कुछ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज प्रोवाइड की है। ये इसलिए प्रोवाइड की है जिससे डेमोक्रेसी को फ्री एंड फेयर मैनर, फ्री एंड फेयर वे में डेमोक्रेटिक सिस्टम को रन किया जाए। ओके, मतलब कि कोई भी मेंबर उधर गवर्नर रूलिंग पार्टी का या अपोजिशन का, वो अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र हो। ओके, तो इसके लिए कुछ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज प्रोवाइड की गई है। ओके, जैसे कि आर्टिकल 105 ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें फ्रेंड्स क्या है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 105 इंश्योर करता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप सदन में कुछ बोल रहे हैं,
आपने सदन में कुछ ऐसी बात रिवेल कर दी जिसका मैटर कोर्ट में है, सब जुडिस है, ओके, तो उस चीज के लिए आपको कोर्ट से इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाएगी। इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट, आपने जो कुछ भी सदन में बोल दिया वो उसके लिए कोर्ट आपको बाध्य नहीं करेगा कि आप आओ और हमको ये बताओ कि आपने कैसे रिवील किया, ओके। आपको कुछ प्रूफ देने या कुछ उसकी सफाई देने की जरूरत नहीं है। तो आपको अंडर आर्टिकल 105 आप जो कुछ भी आप सदन में बोल रहे हैं, जो कुछ भी आप रिवील कर रहे हैं, उससे आपको इम्यूनिटीज फ्रॉम कोर्ट मिल जाएगी, ओके। इम्यूनिटीज फ्रॉम कोर्ट फॉर रिवीलिंग एनीथिंग। जो भी कुछ भी आप रिवील कर रहे हैं, आप बिंदास एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप वहां पे रिवील कर सकते हैं, ओके। इस चीज की फ्रीडम प्रोवाइड की गई है कहां पे, आर्टिकल 105 में, ओके, ठीक है। पॉइंट 2, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, फ्रेंड्स, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी सिविल केस में, सिविल केस कोई इसके ऊपर लगता है, तो उस केस में कोई मतलब सदन स्टार्ट होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, सदन एंड होने के 40 दिन बाद तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कितना, सिविल केस में, आप इस चीज को नोट करना, सिविल केस, सिविल केस में 40 डेज, 40 डेज, ये भी याद करना, 40 डेज सदन स्टार्ट होने के पहले। सपोज आज से 30 दिन बाद सदन स्टार्ट हो रहा है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे कोई सिविल केस लागू किया गया, तो 40 डेज पहले उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पे सपोज सदन आज खत्म हो गया, तो आज से 40 दिन बाद तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। 40 दिन स्टार्ट और एंड होने के पहले, स्टार्ट और एंड होने के पहले, सदन के स्टार्ट और एंड होने के पहले 40 दिन तक उसको राहत रहती है। सिविल केस में उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, ओके। सिविल केस में इस चीज को नोट करना, कैसा केस, सिविल केस, कब तक, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक, ओके। लेकिन अगर क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस है या फिर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, या फिर प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन लॉ है, इन तीन के अंतर्गत वो अरेस्ट किया जा सकता है। इसके लिए कुछ भी डेज वगैरह की कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। सिविल केस में उसको सदन स्टार्ट होने के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई किसी तरह का क्रिमिनल केस है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, या तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कोई लॉ है, ठीक है, उस केस में, ठीक है, उस केस में यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, अगर ऐसा कोई केस है तो उस इन तीन केस में उसको अरेस्ट किया जा सकता है, ओके, अरेस्ट हो जाएगा वो। लेकिन अगर उसको प्रीमाइस से, पार्लियामेंट के प्रीमाइस से अरेस्ट करना है, देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होता है, उसकी प्रायर परमिशन ली जाती है, ओके। और इनफैक्ट प्रीमाइस से अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता। और अगर हाउस सेशन में है, हाउस चल रहा है और अरेस्ट करना पड़ रहा है, इन केस में भी, क्रिमिनल केस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, अगर इनके अंतर्गत भी अरेस्ट करना पड़ रहा है, देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, स्पीकर होता है, ओके। और राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, अगर इन केस के अंतर्गत अरेस्ट करना पड़े तो, ठीक है। तो ये इसकी इम्यूनिटीज है, कौन सी है, अंडर आर्टिकल 105 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा फ्रीडम
फ्रॉम अरेस्ट। एक एक तीसरा भी है जिसको मैं जिक्र करता हूं, एक तीसरी प्रिविलेज या इम्यूनिटीज है इनकी। ओके, ये आपने, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, जो तीसरा है, तीसरा इनका प्रिविलेज है फ्रीडम फ्रॉम ज्यूरी सर्विसेज। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जब कोई पा, जब पार्लियामेंट सेशन में है, उस समय किसी पार्लियामेंट को एज ए विटनेस आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, आपको ज्यूरी सर्विसेज से आपको फ्रीडम रहेगी। ठीक है, यू हैव, मतलब आपको विटनेस के रूप में कोर्ट में प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, एज ए विटनेस। ठीक है, आप कोर्ट में नहीं भी जाओगे, कहां पे, कोर्ट पे, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो नीड, ओके, नो नीड, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फ्रीडम, यहां से आपको फ्रीडम दी गई, किससे, ज्यूरी सर्विसेज से। ज्यूरी मतलब एज ए विटनेस आपको कोर्ट में, मान लो किसी केस के आप सपोज विटनेस हो, और वो कोर्ट, वो मैटर कोर्ट में है, और आपको सपोज विटनेस की जरूरत पड़ती है, तो उसमें आपको फ्रीडम रहेगी कि आपको एज ए विटनेस आप वहां पे प्रेजेंट ना हो। ठीक है, ये एज ए प्रिविलेजेज है। ओके, ये कुछ प्रिविलेजों का हमने यहाँ पे जिक्र किया। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर्स पसंद आए होंगे। ठीक है, आई रिक्वेस्ट कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना। ठीक है, और हमारा, अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो कालूसराय में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए ये जो यहाँ पे नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।